हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके अकेडमी पर। मित्रों, हम यह मनोविज्ञान का सेशन यह चल रहा था जो टारगेट बैच आपका यूपीटीटी और सीटीटी में 25 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए यह बैच चल रहा है, जिसमें हम अधिगम के यह यानी मनोविज्ञान में हम अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे। अधिगम में जो है कम से कम 4 या 5 वीडियो हो गए हैं। इसमें आज हम बोले थे कि अधिगम स्थानांतरण, इससे पहले जो वीडियो आपका था यानी जो भी इससे पहले लेक्चर हुआ वो आपका अधिगम के स्थानांतरण के बारे में आपको जानकारी दी गई है ना, कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। आज हम इसमें बोले थे कि अधिगम के सोपान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका, क्योंकि अधिगम के सोपान आपके क्रम या फिर निम्न में से कि ये अधिगम के सोपान निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसे इस तरह के यानी इस तरह के प्रश्न की प्रकृति आपकी हो सकती है। तो यहां पे हम आज देखेंगे कि अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं। पहला हमारा है लक्ष्य, है ना। पहला हमारा क्या है? लक्ष्य। अब इसमें अधिगम के सोपान को हम पढ़ने के बाद इसी में हम आज कवर करेंगे आपके जो अधिगम का अष्टपदीय सोपान की है, जो रॉबर्ट मिल्स गैने ने यानी एडम गैने ने जो दिया था यह सिद्धांत, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अधिगम के सोपान में पहला दिया गया है लक्ष्य। देखिए, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर किसी विषय वस्तु को वो सीख रहा है तो उसके सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अर्थात जब वह विषय वस्तु को सीख रहा है तो उसके आगे भविष्य में उसका कोई ना कोई उसका उद्देश्य रहा होगा, इसीलिए वो सीखता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में एक आपकी अभिप्रेरणा, जिसे प्रेरणा कहते हैं, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, जब इस मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरित जब व्यक्ति होता है ना, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, यानी अंदर की जो शक्तियां होती हैं उससे वो अभिप्रेरित होता है। और ये जो अभिप्रेरणा है इसको चलाने का काम जो है उसे चालक कहते हैं। अर्थात चलाने का काम, जैसे मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है और वो भूख से पीड़ित है, तो यहाँ पे चालक का काम कौन कर रहा है? भूख है, क्योंकि भूख ही है जो उसे गति प्रदान कर रही है, यानी क्रिया को करने के लिए गति प्रदान कर रही है कि बच्चा चिल्ला रहा है। और यही चालक जब इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, ये चालक क्या होता है? शांत हो जाता है। अगला इसमें सोपान में दिया गया है, जब लक्ष्य हो जाएगा अप्रेरणा चालक, फिर उसके बाद व्यक्ति अधिगम को करने के लिए क्या करता है? अनियमित अनुक्रियाएं करता है। अनियमित अनुक्रियाओं का मतलब होता है यहां पे सही और गलत भी अनुक्रियाएं लगातार वो करता रहता है, इसीलिए इसे कहा गया अनियमित अनुक्रियाएं। फिर उसके बाद अनियमित क्रियाओं के साथ साथ उसमें यानी जब अधिगम को वो सीख रहा होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है साइकिल चलाना सीखता है ना, तो वो बार बार तरह तरह के अनुक्रियाएं, यानी बार बार वो कैसे चढ़े ना, कैसे गद्दी पर यानी जो सीट होती है उस पर कैसे बैठे, पैडल को कैसे घुमाए, मतलब इस तरह से वो कई अनुक्रियाएं करता है। लेकिन वो बार बार वो उसमें क्या होता है? अवरोधन, यानी उसमें बाधाएं आ जाती है, कहीं गिर जाता है, कहीं मतलब उसके चोट भी लग जाती है, तो इस तरह के अवरोध वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। और उन्हीं को गलत अनुक्रियाओं को करते करते बार बार वो क्या करता है? सही अनुक्रिया करने लगता है, अर्थात साइकिल को सही तरीके से चलाने लगता है। ठीक, तो ये हुआ सही अनुक्रिया के बारे में। अब जब सही अनुक्रिया, बालक क्या होगा? जब बालक किसी विषय वस्तु को वो बार बार करके उस विषय वस्तु को सीख लेता है, तब उसके बाद जो आप रिपीट करेगा उसमें क्या होगा? दृढ़ीकरण, अर्थात उसमें आत्मविश्वास भी हो जाएगा कि नहीं वो उस कार्य को कर सकता है। ठीक, इसके बाद संयोग व सफलता, और अचानक में जब परीक्षा जब होती है, परीक्षा का समय आता है, तो उसमें क्या करता है? वह अपना अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है, यानी अपना अच्छा करने का प्रयास करता है। और अंत में जब परीक्षा का परिणाम आता है तो संयोगवश आता है जिसमें वो सफल हो जाता है। तो उम्मीद है अधिगम के सोपान के बारे में बस इतना 5 मिनट में ही हमने देखा कि लक्ष्य
जो अधिगम के जो सोपान थे यही सभी हैं आपके। इसमें से आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन अधिगम के सोपान नहीं है। तो उम्मीद है ये आपके अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ विशेष लिखना नहीं, बस इनके शब्दों का मतलब आप जानते रहिए। पूछेगा तो बस यही एक इसके अधिगम के सोपान से जो प्रश्न बनने की प्रकृति है वो आपका यही होगा कि निम्न में से कौन सा अधिगम का सोपान नहीं है, बस इतना सा ही बनेगा। तो उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसमें हमने बताया कि अब चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम ये इसी में अधिगम में जो आपका हमने बताया कि आर्यन गणित का जो अष्टपदीय सिद्धांत था अधिगम का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां पे लिखेंगे हम आर्यन गणित का अधिगम का अष्टपदी सोपान की। ठीक, आर्यन गणित का अष्टपदी अधिगम का अष्टपदीय सोपान की। ये आर्यन गणित, इसका पूरा नाम इनका पूरा नाम लिख लीजिए, रॉबर्ट मिल्स गैने। ठीक, रॉबर्ट मिल्स गैने ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इन्होंने जो अधिगम का जो सोपान दिए, यानी रॉबर्ट आर्यन गैने के अनुसार अधिगम के कितने सोपान, या इसी को ही आर्यन गैने का अधिगम का अष्टपदीय सोपान की कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि जो इससे पहले जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं 68,500 और 69,000, इन दोनों परीक्षाओं में लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन मात्र यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यही रहेगा कि इसका क्रम क्या है। क्रम आप विशेष करके याद रखिएगा, बाकी विशेष इसमें उसके जो और शब्द यानी जो अधिगम के जो सोपान इसमें बताए गए हैं उन विशेष शब्दों से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन आपका इसमें क्रम आपका महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो इन्होंने इनकी एक हम पुस्तक लिख ले रहे हैं। फिलहाल पुस्तक के लिए एक 5 मिनट की वीडियो हम जरूर डालेंगे, जिसमें अधिकतर आपके मनोविज्ञान की जो पुस्तकें होंगी वो आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये अगर याद हो तो आप जब एक बार जब 2019 में 16 दिसंबर 2019 को जो परीक्षा टेट की आयोजित हुई थी, तो वो परीक्षा कैंसिल होकर 8 जनवरी 2020 को हुई थी टेट की परीक्षा। तो उसमें इस पुस्तक को पूछा गया था कि निम्न में से यानी कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के प्रतिपादक हैं या लेखक हैं, ऐसे ही क्वेश्चन था। तो उसमें आपका क्या है, ये आपके ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें एक पुस्तक से रिलेटेड ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप जानते रहिए किसकी पुस्तक है, आर्यन गैने की। ठीक, अब इसमें हम आते हैं इनके जो आर्यन गैने के जो अधिगम का अष्टपदीय सोपान की था, इसको हम देखेंगे। इसको हम देखेंगे ये कौन कौन से थे, इसको ऐसा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इन्होंने जो ये अधिगम का जो सोपानकी दिए थे वो क्या था, पिरामिडाकार। इसका आकार हम लिख देंगे, यानी आकार इसका क्या था, पिरामिडाकार, या इसे ही त्रिभुजाकार कहेंगे, त्रिभुजाकार। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे इसके 8 बताए गए, चूंकि नाम से ही है अष्ट, है ना, अष्टपदी सोपान की, तो इसका मतलब 8 सोपान इसके बताए गए थे, जिसमें आपका पहला था यहां पे पहला आपका है, यहां पे पहला है आपका संकेत अधिगम। ठीक, यहां पर आपका दूसरा था संकेत अधिगम के बाद दूसरा हमारा था उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम।
ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। और तीसरा क्रम ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रम आप विशेष याद रखेंगे। तीसरा हमारा इसमें है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम तीसरा हमारा क्या है इसमें? श्रृंखला अधिगम। तीसरा हमारा है श्रृंखला अधिगम। इसको थोड़ा सा ऊपर हम लिख लेंगे, शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेंगे। नंबर 1 में आपका ये है संकेत अधिगम। ठीक, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम अब मेरे हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो श्रृंखला अधिगम, सॉरी संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और तीसरा हमारा है श्रृंखला अधिगम। इसके बाद चौथा हमारा है, चौथा है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम चौथा। नेक्स्ट हमारा है पांचवा हमारा है बहुविभेदी अधिगम। बहुविभेदी अधिगम। बहुविभेदी अधिगम। और इसके बाद छठवां जो है आपका, यहां पे 5 हो गए, और इसके बाद यहां से आपका ये छठवां हो जाएगा। तो इसमें आपका छठवां है आपका संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम। और सातवां है आपका नियम या सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम। और आठवां आपका है, यहां पे ये आठवां होगा आपका समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। ठीक, समस्या समाधान अधिगम। तो यही आपके आरएम गहने के अष्टपदी अधिगम के अष्टपदीय सोपान की हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। पहला आप बताया इन्होंने संकेत अधिगम। ठीक, अगला था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा इन्होंने बताया श्रृंखला अधिगम। और चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम। पांचवा था बहुविभेदी अधिगम। और छठवां इन्होंने बताया संप्रत्यय अधिगम। और सातवां था नियम या सिद्धांत अधिगम। और आठवां था समस्या समाधान अधिगम। तो इनके क्रम को शुरू से अंत, यानी शुरू से लेकर अंत तक इसके क्रम को ध्यान दीजिएगा। और बीच से भी, क्योंकि बीच से ही क्वेश्चन आपका जो 6 जनवरी 2019 को 69,000 की वैकेंसी थी, उसमें बीच से ही शायद क्वेश्चंस आए थे। तो उम्मीद है आप इसके बीच के भी क्रम को, कहने का मतलब ये 2-3 न दे करके ऐसे दे देगा कि शाब्दिक अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, बहुविभेदी अधिगम, इसका सही क्रम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसके बीच के भी क्रम को याद रखेंगे। कहने का मतलब अगर यहां से आप इसको शुरू से लेके अंत तक शुरुआत से ही याद रखे हैं, तो आज चाहे जहां से पूछेगा आप इसको बता देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए रहेगा। अब हम इसमें कुछ शब्दों के बारे में, जैसे इसमें संकेत अधिगम है ना। संकेत अधिगम का मतलब है कुछ यानी कुछ विषय वस्तुओं को इशारों के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। यानी कुछ विषय वस्तु ऐसी होंगी जिनको हम संकेतों के माध्यम से भी सीख सकते हैं। ठीक, इसमें अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो अभी आपको अधिगम के सिद्धांत में जो आपके इसमें अधिगम का जो सिद्धांत था, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, इनके नियम, इनके जो सिद्धांत दिए, इसमें अधिगम के जो सिद्धांत में होंगे उसमें व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों समाहित होंगे। और संकेत अधिगम की बात करें तो जब हम अधिगम के सिद्धांत में पढ़ेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसमें आपको पावलोव आते हैं। पावलोव यानी पावलोव जो आए थे, पावलोव थे, इन्होंने
कुत्ते पर प्रयोग किया था, आप सभी जानते हैं, भले ही आपको नहीं पढ़ाया गया। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग कैसे किए थे? जब ये घंटी बजाते थे तो उसके बाद क्या होता था? कुत्ते को भोजन दिया जाता था। मतलब ऐसी क्रिया बार बार करने से क्या होता है, यानी जो कुत्ता होता है वो समझ जाता है, यानी जो घंटी बजना होती है वह उसके लिए एक संकेत के रूप में हो जाता है। वो तुरंत जान जाता है कि घंटी बजी है, उसके तुरंत बाद मुझे अब भोजन मिलेगा। तो ये आप मेरे हिसाब से संकेत के बारे में, आप संकेत अधिगम कैसे होता है ये आप अच्छे से जान गए होंगे। ठीक, अगला यहां पे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। यहां पर इसकी बात की जाए तो अधिगम के सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी में ही, तो उसमें आप ईएल थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ना, तो एकदम उसी पर ये मिलता जुलता है। ठीक, क्योंकि वो बिल्ली पर प्रयोग किए थे, बिल्ली भूखी थी, क्या होता था? उद्दीपक के रूप में क्या होता था? मांस का टुकड़ा उसमें रखा जाता, या मछली के मांस का टुकड़ा था, तो उसके लिए क्या करती थी बिल्ली? जब भूखी थी तो उस मांस के टुकड़े को क्या करती थी? उसको पाने के लिए कई तरह तरह की वो अनुक्रियाएं की, जिससे कि वह उस मांस के टुकड़े यानी उद्दीपक को प्राप्त कर ले और अपनी भूख को क्या करे? शांत कर ले ना। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। श्रृंखला अधिगम का मतलब यहाँ पर है, श्रृंखला अधिगम का मतलब है यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से, यानी किसी भी विषय को जब भी हम याद करते हैं तो उसको क्रम वाइज तैयार करते हैं। ठीक, जैसे आपको गिनती पहले पढ़ाया सिखाया जाएगा, फिर यानी बालक जो होता है पहले सबसे पहले गिनती, है ना, गिनती सीखता है, फिर उसके बाद पहाड़े सीखता है, फिर गिनती और पहाड़े का मेल करके वो जोड़ या घटाना सीखता है। जोड़ या घटाना सीखने के साथ फिर हासिल वाले जो जोड़ घटाना गुणा भाग होते हैं उनको करता है। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम के बारे में हम देखेंगे कि शाब्दिक अधिगम होता क्या चीज है। ठीक, शाब्दिक अधिगम में का मतलब होता है शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से, यानी शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से। यहां पर शब्दों के माध्यम से भी अधिगम को क्या किया जाता है? सीखा जाता है ना, यानी अधिगम किया जा सकता है। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। बहुविभेदी अधिगम का मतलब होता है यहां पर दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, दो वस्तुओं के बीच अंतर करना। ठीक, यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच हम अंतर को समझेंगे, या अंतर बालक कर लेगा या अंतर के बीच जानेगा, यानी अंतर जानेगा। संप्रत्यय, संप्रत्यय की बात आती है। संप्रत्यय अधिगम क्या होता है? पहली चीज संप्रत्यय के बारे में हम जान लेंगे कि संप्रत्यय होता क्या चीज है ना। संप्रत्यय अगर देखेंगे यहीं पर हम लिखेंगे संप्रत्यय। संप्रत्यय, ये संप्रत्यय होता क्या है? संप्रत्यय का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात मस्तिष्क के युगपटल में बनने वाला प्रतिबिंब यही क्या है? आपका संप्रत्यय है। कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसी को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं ना। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पे संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा। संप्रत्यय का मतलब होता है, अगर संप्रत्यय आपका तभी स्पष्ट होगा जब आप उस विषय के बारे में आपकी पहले से ही उसका बिंब आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक, यानी मान लीजिए जैसे आप सभी लोग एक मान लीजिए मार्केट जाते हैं एक रास्ते से, और उस रास्ते में 2 या 3 आपके ब्रेकर लगे होते हैं, है ना। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, कुछ दूर से आप बाइक से बहुत तेज आते हैं और आते आते अचानक से आपको ब्रेकर मिलता है, आप घबरा जाते हैं, कभी ब्रेक भी नहीं, कभी कभी ब्रेक भी नहीं लगा पाते, वैसे जंप करके निकल जाते हैं ना। तो ये हो गया। लेकिन फिर अगले दिन जब आप आएंगे ना, तो उसी रास्ते से आप आ रहे हैं, तो उसमें फिर आपके माइंड में ये बन जाएगा कि हम इतने स्पीड से जा तो रहे हैं, लेकिन वहीं थोड़ी आगे जाने पर हमें एक ब्रेकर मिलेगा, तो उस पर क्या करेगा? वो अनुक्रिया कर देगा। ठीक, यानी ब्रेक वो लगा लेगा।
तो यही क्या है। अब मान लीजिए कोई जैसे विलियम वुंट ने जर्मनी में एक लिप्जिग विश्वविद्यालय था, वहीं पर उन्होंने 1879 ईस्वी में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। आपने पढ़े होंगे जब मनोविज्ञान के संप्रदाय हम पढ़ा रहे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो मनोविज्ञान के संप्रदाय मेरी पिछली वीडियो में जाके आप शुरुआत, चूंकि 2 या तीसरे नंबर का जो वीडियो होगा उसी में था। तो वहां पे मान लीजिए जर्मनी की बात है भैया, वहां पे जो लिप्जिग विश्वविद्यालय में आपका जर्मनी में उन्होंने स्थापित किया था मनोविज्ञान की शाला, प्रयोगशाला। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा चित्र अंकित करिए, है ना, चित्रांकन करिए। तो आप क्या होगा, जब आप उसको जानते ही नहीं है, आपके माइंड में आपने लिप्जिग विश्वविद्यालय देखा ही नहीं है, तो आप कैसे आप उसको कैसे स्पष्ट कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, इसका मतलब यही है कि संप्रत्यय आपका तभी स्पष्ट होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप उसके बारे में पहले से ही आपके माइंड में वो प्रतिबिंब बना रहेगा। ठीक, उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। नियम या सिद्धांत अधिगम, देखिए कोई भी घटना होगी, है ना, कोई भी अगर घटना होती है तो उसका साधारण रूप से या वैज्ञानिक तरीके से उसका कोई ना कोई रास्ता होता है ना। यानी कह सकते हैं कि विश्व में जो होने वाली संपूर्ण घटना है वो क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए है। यानी जो भी आपकी घटनाएं होंगी वह वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से आपके लिए जानकारी वो रहेगी। और वही क्या होगा, जो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से जो जानकारी हमें हमारे समक्ष आती है वही क्या है, यही आपका क्या होगा, संप्रत्यय नियम या सिद्धांत अधिगम। अब देखिए इसका क्रमबद्ध या वैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है ना। इसका कोई ना कोई नियम है, इसका कोई ना कोई सिद्धांत है। इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को, मान लीजिए ये मार्कर है, हम इसको चाहे जितना ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, ऐसे फेंकिए, तो ये आपका क्या हुआ, यहां पे आपने देखा कि इसका जो आपका आपने फेंका तो वस्तु क्या हुई, नीचे आई। तो इसका एक नियम होगा, तभी यह वस्तु क्या होती है, नीचे आती है। ठीक, तो जो आपके न्यूटन के जो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, अब पता नहीं, मुझे साइंस तो आता नहीं है, पर आप इतना जानते रहिए, तो वहीं पर कुछ नियम ऐसे होते हैं। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। समस्या समाधान, यह आपका सर्वोच्च स्तर होता है। यह आपका क्या होता है, इस अष्टपदीय सोपानकी का सर्वोच्च स्तर होता है। ये आपका सर्वोच्च होता है, ये आपका निम्न स्तर होता है, निम्न स्तर होता है। ठीक, निम्न स्तर, ये सर्वोच्च स्तर। तो समस्या समाधान अधिगम, अंत में क्या होता है, समस्या समाधान अधिगम। ठीक, तो यहां पे समस्या समाधान के लिए अगर बात की जाए तो व्यक्ति के सामने जब भी कोई विषय वस्तु या किसी भी चीज को वो सीखता है तो उसके समक्ष क्या होता है, अनेकों यानी कई ढेर सारी समस्याएं आती हैं, ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है, मतलब उसमें फिर वो अपने चिंतन, बुद्धि, विवेक ना, इन सभी के द्वारा वो क्या करता है, चिंतन मनन करके, बुद्धि का प्रयोग करके वो अपनी उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो उम्मीद है ये जो आपने देखा आर्यम गैने का अधिगम का अष्टपदीय सोपानकी, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि दो परीक्षाओं में ये लगातार क्वेश्चन है और केवल इसके ऑर्डर के बारे में ही पूछा गया है क्वेश्चन, जो 68,500 जिसमें रिटन एग्जाम हुआ था, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन आपके सुपर टेट के हुए थे 69,000 की वैकेंसी में, उन दोनों में आपके सिमिलर यही क्वेश्चन थे लगभग, मतलब बस इसी क्वेश्चन इसी में से बना था। एक में आपका क्रम पूछा था और एक में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी क्वेश्चन आपके यहाँ से यानी दोनों परीक्षाओं में क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका यहाँ से था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसके सबसे निम्न स्तर को जानते रहिए, इसके सबसे उच्च स्तर को जानते रहिए, है ना, और इसके क्रम को आप अच्छे से जानते रहिए। इनकी पुस्तक जो है इनको याद रखिएगा। ठीक, अष्टपदीय सोपानकी दिए किसने, है ना, तो ये आपका अधिगम यानी आर्यम गैने ने दिया था। तो उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम अगले टॉपिक में, यानी अब आपको अधिगम का जो सिद्धांत है जिसमें व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले व्यवहारवादियों के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद संज्ञानवादी जो होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है इसमें अब अभी भी मेरे हिसाब से 2 या 3 लेक्चर अभी अधिगम के होंगे। ठीक,
तो इसको चूंकि अधिगम समझ लीजिए पूरे सीडीपी का लगभग 40% लगभग ये होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको अधिगम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अधिगम में और जो चीजें बची हुए हैं आपका हमने जो बताया, तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट डे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।